अगर ऑनरेबल एमएलए उससे सेटिस्फाइड नहीं है सर, वो हुक्म करें, वो चिट्ठी लिखें, वो मेरे पास तशरीफ लाएं और जहां इनको कोई अप्रीहेंशन है वो हम डिटेल इंक्वायरी मंगा के इनको क्लैरिटी दे दें कि क्या जरूरत है। मैंने रिक्वेस्ट किया, अगर इनका जवाब सही हो इस मोअज़्ज़ज़ ऐवान में मैं रिजाइन करूंगा। ये टोटली गलत है ये जवाब। 300 क्या नंबर 1 सर। नंबर दो सर मैंने 2020 से डिटेल मांगी है, इसलिए मैंने रिक्वेस्ट किया है मुझे 2020 से डबल पेमेंट हुई है। जो 2020-2019 में अलॉटमेंट हुई है उनकी पेमेंट लास्ट ईयर हुई, जल जीवन मिशन से भी और यूटी एपेक्स बजट से भी। तो मैं चाहता हूं कि एक हाउस कमेटी, मतलब बड़े पैमाने पर दानदली हुई है जल जीवन मिशन स्कीम में। मैं रिक्वेस्ट करता हूं इस पर एक हाउस कमेटी बैठे ताकि ये देखे कि कितना नुकसान हुआ है। ये मैं ही नहीं कहता हूं, एक कमिश्नर साहब ने भी एक बयान में दिया है, हजारों करोड़ का घपला है। लिहाजा मैं गुजारिश करूंगा अगर आप इसमें हाउस कमेटी बिठाएंगे तो इसका तहकीकात हो जाएगा। इसको सो कहने दो। बड़े मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए उनका जवाब कि नहीं काम हुआ है। ब्यूरोक्रेट्स ने इनको जवाब लिख के दिया और ये फॉरवर्ड कर रहे हैं। ये हम लोगों को बेवकूफ, ये समझ लीजिए कि जो पीछे बैठा हुआ अमला है इसके पीछे वो सारा तामझाम बुन रहा है और हम लोगों को यहाँ पे सवाल करने पे मजबूर कर रहा है। ऐसे चलिए तशरीफ रखिए आप। सर मेरी गुजारिश ये है पूरे हाउस से, एक कंसर्न सर रहा है, मैंने पहले भी गुजारिश की कि ड्राई स्पेल की वजह से और ये एक सिस्टम जो है 5 अगस्त 2019 के बाद कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ना होने की वजह से हर जगह पे हमें खामियां देखने को मिल रही हैं। और जो ही उमर अब्दुल्ला साहब ने ये सरकार संभाली है 3 महीने में हमने इस सारे सिस्टम को ठीक करने की कोशिश की है। और मैं ये गारंटी से ये कहता हूं, अथॉरिटी से ये कहता हूं कि हमने इस सिस्टम को कम से कम 60-70% जो है बेहतर किया है। मेरी गुजारिश ये है ऑनरेबल एमएलए साहब से कि जो भी उनको एप्रीहेंशन है ये पूरा डिटेल में एनेक्शन A, B, C में पूरी डिटेल में हमने ये दिया है। मैं हाउस का वक्त बचाते हुए नहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये तो कटघरे के लिए कह रहे हैं कि ये जवाब दुरुस्त नहीं है। तो आप इस सिलसिले में क्या करना चाहते हैं, कैसे? सर अगर जवाब दुरुस्त नहीं है जी तो जिसने ये जवाब हमें दिया है उसके खिलाफ हम एक्शन लेंगे, उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। चलो ठीक है। बलदेव राज जी आपका भी सवाल है। सर मेरा सवाल जो है वो सेम लाइन का है और बड़ी खूबसूरती के साथ इसका जवाब जो है वो दिया है। मेरा यही कंसर्न है कि इन्होंने श्री माता वैष्णो देवी कंसोर्सी में 91 समिति की बात की है, ये सरासर झूठ है। वहां पे कोई समिति नहीं और ना ही कोई काम करने वाला है। इसके अलावा मैं अगर आपको कहूं तो वो समितियां चल रही हैं। मैं अपने ईमान से कह रहा हूं कि ये समितियां जो तो वहां पे कंप्लीट हो गए हैं प्रोजेक्ट, उनको चलाने के लिए इनके पास कोई बंदा नहीं है और चलाने के लिए मैं अपने तौर पे जाती तौर पे 10 समितियों को खुद चला रहा हूं। ये सरासर बेइंसाफी है। और इसी में मैं अगर ऐड ये करना चाहता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मेरे डिस्ट्रिक्ट में 584 करोड़ रुपए आया, एक बहुत बड़ी राशि है, मगर उसमें एक फला है। फला क्या है कि वो पानी चलाएगा कौन? कंट्रैक्टर जो बने हैं वो डिपार्टमेंट के खुद लोग बने हैं। कंट्रैक्टर जो थे वो बाहर से लोगों ने टेंडर डाला, मगर अनफॉर्चुनेट ये रहा है कि पूरे का पूरा डिपार्टमेंट जो था वो कंट्रैक्टरशिप में तब्दील हो गया। और तब्दील होने के बाद और जिन लोगों ने उसको मॉनिटरिंग करना था, जिन्होंने उसको सुपरवाइज करना था, वो लोग ठेकेदार हो गए। और ठेकेदार होने के बाद आज मैंने आपको कहना चाहता हूं, मैंने तो एक बहुत बोला सब जगह, किसी ने नहीं सुना। सुनने के बाद मैंने ब्लैक एंड व्हाइट में डीसी साहब को कंप्लेंट की और यहां से भी जवाब नहीं जा पाया तो मैं एंटी करप्शन ब्यूरो में गया हूं। अब इस जल शक्ति के बारे में आप अंदाजा नहीं लगा सकते। सारी की सारी जमीनें, मेरा बमा का इलाका है, वहां पे सब की सब ऊपर जमीनें को पाइपें लगाई है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि सब स्टैंडर्ड काम इतना हुआ है कि कहने की बात नहीं, बिना किसी अप्रूवल के। मेरा आपसे निवेदन है, ये जो
मतलब के समिति इन्होंने बना दी है, झूठी बनाई कि सच्ची बनाई। मैं तो अपने लिए ये कहूंगा कि अगर मुझे कल सीडीएफ मिलता है तो मुझे इजाजत दे दीजिए, ताकि मैं उनको पैसे अपने सीडीएफ से दे सकूं, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो इतनी बढ़िया स्कीम आई है जिसमें हजारों करोड़ रुपए आया है, मेरा छोटा सा डिक्शन 531 का बढ़ के अब 735 करोड़ की स्कीमें आ गई हैं। स्कीमों से क्या निकलेगा जब तक वहां चलाने वाला कोई नहीं होगा, मेरा ये कहना है। और उसी के साथ ये इसके बारे में बता दें, मैं दूसरा क्वेश्चन बाद में कहता हूं सर। आपका तो खाली क्वेश्चन था, इसमें वही क्वेश्चन है। इशू वो ये है कि while execution of these schemes there is always loss to roads, forest land। नहीं जवाब देखिए, जवाब आएगा, आपको जवाब आएगा। को नुकसान होता है, फॉरेस्ट लैंड इन्वॉल्व होती है, पब्लिक प्रॉपर्टी में कंपनसेशन के केसेस हैं, उसका भी तखमीना लगाइए कि जो जेजेएम प्रोजेक्ट के लिए पैसा था वो दूसरे कंपोनेंट्स में आधा पैसा उसी में जाता है और अनपेड है। इनको जवाब देने दीजिए, जवाब दे देंगे ये। पहले इनका जवाब दे, जवाब तो मिलेगा ना उनको। आपका भी सुनेंगे। हाँ, दे देंगे जवाब, सुनो ना, ये जवाब दे। सर एमएलए, ऑनरेबल एमएलए बलदेव राज शर्मा जी ने जो अप्रीहेंशन जाहिर किया है, पानी समिति के बारे में कहा है। सर पानी समिति बनी है, फंक्शनल कितना कर रही है, वो इनके एरियाज में कितना फंक्शनल कर रही है इन्होंने बताया है। वो बात मैं मानता हूं, ये हाउस में कह रहे हैं और ऑनरेबल एमएलए हैं, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, बात इनकी सही होगी, मैं मानता हूं। और इन्होंने ये भी इजाजत मांगी है जनाब से कि मैं सीडीएफ लगाना चाहता हूं, इसका भी हम वेलकम करेंगे। जो 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 नहीं जो इन्होंने एप्रीहेंशन जाहिर किए हैं, वाटर सप्लाई स्कीम्स इनकी जो फंक्शनल नहीं है, पाइप जो है वो सरफेस पे रखी हैं, सर ये चीजें देखने को मिल रही है पूरी स्टेट में। और मैंने पहले भी ये कहा कि यहां कोई पॉलिटिकल निजाम न होने की वजह से ये सारा जो है ये हुआ। इस सिस्टम को ठीक करने के लिए सर जो आज पॉपुलर गवर्नमेंट जो है उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में सरकार बनी है, हम इस पे काम कर रहे हैं। जहां जहां कोई प्रॉब्लम है हम उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं ये गुजारिश करूंगा कि हमने बहुत सी स्कीमों पे वार फुटिंग पे काम किया और स्कीमें जो हैं हम इंशाअल्लाह ताला पब्लिक के हवाले करेंगे। और मैं ये गुजारिश करूंगा कि जो इन्होंने ये भी अप्रीहेंशन जाहिर किया कि यहाँ जो डिपार्टमेंट के लोग हैं वो कंट्रैक्टर बन गए हैं, अगर ऐसी कोई चीज इनके सामने है वो इनकी इस बयान को, इनकी स्टेटमेंट को हम मानते हैं, हम इंक्वायरी करवाएंगे अपने लेवल पे कि इनकी कंस्टिट्यूंसी में कौन डिपार्टमेंट के लोग हैं जो ठेकेदारी कर रहे हैं, उनका क्या लिंक है, किसके साथ लिंक है, क्यों कर रहे हैं और स्कीमें क्यों जो है वो बर्बाद हो रही हैं। ये पब्लिक प्रॉपर्टी है और इस पर काफी पैसा आया है, किस तरीके से वो पैसा लगा है सर, इसकी एक एक पैसे की हम जांच करेंगे और बेहतर तरीके से निजाम जो है इसको ठीक करने की हम कोशिश करेंगे। मुबारक गुल साहब, योर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन में 20 मिनट हो गए पहले। सर एक नंबर 296 सर। हाँ जमाल कोई शाबाश। सर ऑनरेबल स्पीकर साहब, ये जो डिस्कशन मिनिस्टर इन चार्ज हेल्थ, मैं पिछले सवाल को लेकर, क्योंकि ये पूरे स्टेट से कंसर्न है, कोई ऐसा नहीं कि कॉन्स्टिट्यूंसी स्पेसिफिक है, और मुझे खुशी हो रही जो बलदेव शर्मा जी ने जिस तरह से पेश किया है, हम कहते तो फिर शायद उस पर इल्जाम लगता, तो इनको कहना ये जल जीवन मिशन जो है ये टोटल फ्रॉड है, इसमें बड़े पैमाने पर इंक्वायरी होने की जरूरत है। तो इसलिए चूंकि अगर माता वैष्णो, इस पर हम मजीद बात करेंगे जब डिमांड्स आएंगी ना, डिपार्टमेंट की डिमांड्स आएंगी, उस वक्त भरपूर तरीके से इस पर बहस होगी और रास्ता निकालने की भी कोशिश करेंगे। अब तशरीफ रखिए। हाँ जी, मिनिस्टर इंचार्ज हेल्थ, मुबारक गुल साहब का सवाल। Sir, AQ number 296. It is a fact that there was alarming increase of drug addiction among youth of Jammu and Kashmir. But after the initiation of
Nasha Mukt Abhiyan since September 2022. As per record, the registration of new cases has shown a slight decreasing trend. Further, there is no evidence of an increase in drug addiction cases. The number of registered drug addiction cases in Jammu and Kashmir has shown decline trend over the past 3 years. This downward trend indicates some level of control or improvement in detecting and managing drug addiction cases during this period. The inpatient drug addiction cases have increased significantly over the past 3 years, despite a decrease in the overall number of new registered cases. This increase in IPD cases could potentially be attributed to the expansion of IPD services in de-addiction centers in Jammu and Kashmir, leading to more admissions and better access to inpatient care of those requiring intensive treatment or better reporting mechanisms. Steps taken by the department, policy level measures, adoption of ये जो है ना, इन्होंने सवाल जो जवाब पढ़ा और जो फिगर्स है काफी लंबे हैं ये state level policy implementation monitoring. मिनिस्टर साहब जवाब तो लंबा है, वो भी treat it as an end. No, अगर जवाब सर स्पीकर साहब, ये जो आज मैंने क्वेश्चन उठाया, ये हमारी सोसाइटी का जो इस वक्त माहौल है, जिम की तरफ चाट रहा है ये ड्रग एडिक्शन, और इस बारे में मैं चाहता हूं सबसे पहले आप भी इसमें योगदान दें। आपने एक कमेटी बनाई थी, जब हमारे उसमें आप चेयरमैन भी थे, जब उमर साहब ने कहा कि एक ये ड्रग का जबरदस्त माहौल बना है स्टेट में, तो मैं चाहता हूं कि उस पे एक अलग एक डिबेट रखी जाए उस रिपोर्ट पे कि जो इस वक्त हालात। लेकिन जब इससे जवाब दिया ऑनरेबल मिनिस्टर ने, इसे कहा डिक्लेयर हुआ, यस ये हो गया कि अब प्रेशराइज हो गया। जब पार्लियामेंट में क्वेश्चन आया, पार्लियामेंट में फिगर जब आया, लाखों की तादाद में रियासत जम्मू कश्मीर में नौजवान और हमारी बहनें इसमें इन्वॉल्व है, उसके बाद अलर्ट हो गई सारी सोसाइटी, सारे एनजीओ, सारे वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस और जो पॉलिटिकल ऑल्सो ऑल पॉलिटिकल पार्टीज में अलर्ट आ गए। लेकिन उसके बाद जो गवर्नमेंट इकदाम के जहां अच्छा काम होगा विल अप्रिशिएट, कि ये कभी भी सोचा नहीं था। मैंने 35 साल पहले ये ड्रग मूवमेंट शुरू, 35 साल पहले मैंने ये ड्रग मूवमेंट शुरू किया, एंटी ड्रग मूवमेंट, जब हमने ऑन वॉलंटरी 35 साल पहले 87 में। लेकिन ये गवर्नमेंट ने जिस तरफ से काम किया, और ये उनकी प्रॉपर्टी जब्त हो गई, उनके बैंक अकाउंट सीज हो गई, उनके गाड़ियां सीज हो गई, और वो और मटीरियल सारा, ये तो ठीक है इसने बोला, लेकिन इससे और ज्यादा करने की जरूरत है। मेरी गुजारिश होगी चीफ बजट सबसे कि ये अक्रॉस सबू का ये साझा मामला है। इस बारे में मैंने देखा कि बहुत सारे मेंबर इसमें कहते हैं कि और सख्त कानून बनने चाहिए, लाइक प्रेसिडेंट बननी होनी चाहिए, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी जमीन, उनकी सब कुछ जो इन्वॉल्व हो इसमें। एक तो ये मैं कर, एक ये है, चलिए ये तो बड़ा ये कानून लाएंगे और सख्त, ताकि जो बचा कुचा है इस ड्रग्स में तो वो कम हो सके। एक तो ये मेरा क्वेश्चन है। एक एक करके अरे 2-3 आदमियों को कैसे सुनूंगा मैं, कैसे सुनूंगा? 3 लोग बोल रहे हैं। आप तशरीफ रखो ना, आपसे भी आपको टाइम दे देंगे, आप तशरीफ रखिए। बोलिए, आप बोलिए, आप क्या पूछते हैं? सर आप एक भी भाई साहब बोलने दो ना, फिर आप बोल रहे हैं। एक को पूछने दो, एक को पूछने दो। एक मिनट जी, जो नशे की समस्या है उसमें सरकार की जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण बनती है। मैं ये जानना चाहता हूं, नशा जागरूक अभियान के लिए सरकार ने अभी तक क्या किया? चलिए रखिए। नशा जो हमारी समस्या है उसके लिए, नशा नियंत्रण के लिए शिक्षा के केंद्र में हमारे यहाँ के जो सरकार ने क्या किया? चौथा,
नशा नियंत्रण के लिए सामूहिक भागीदारी होती है एडमिनिस्ट्रेशन की और अपने लोगों की, उसके लिए क्या कदम उठाएंगे? बोलिए आप। हमारे प्रदेश में जो नशा के अंदर लोग है उसमें 6 लाख फिगर बनती है, उसमें से 90% जो एज ग्रुप है 17 से लेके 30 साल तक जो बच्चे हैं उसमें इन्वॉल्व हैं। डी एडिक्शन सेंटर बनाने से ये चीजें खत्म नहीं होने लगी। 6 लाख लोगों के लिए आप कितने डी एडिक्शन सेंटर बनाएंगे? इसका रूट और इसके सोर्स को खत्म करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, उसके एजुकेशन देने के लिए बच्चों के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये बताया जाए। अच्छा बोलिए, पूछिए। मैं ये कह रहा हूं कि नौजवानों के रिलेटेड बात हो रही है, मैं पीड़ा रहा हूं, वही मैं कह रहा हूं। सवाल पूछना जरूरी नहीं है, सरकार हल क्या कर रही है वो जरूरी है। शराब की दुकानें खोली गई और सरकार यहां पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि नशा कैसे बंद किया जाएगा। रास्तों में पड़े होते हैं नौजवान, जब रोजगार नहीं मिलता है, पढ़ा लिखा पीएचडी करके उसके बारे में सरकार सोच नहीं रही है, रिक्रूटमेंट हो नहीं रही है, तो नशे के अलावा उसके बाद सहारा क्या है? शादी नहीं कर पा रहा है, आप उसके लिए हल निकालिए। नशा रुक जाएगा, नशा रुक जाएगा, वरना आप कहेंगे इनमें से नए नशे के बारे में ये लोग नहीं जानते हैं। मैं नौजवान हूं, मैं युवा हूं। सर सवाल यही है, जवाब क्या है आपका? जवाब क्या है सरकार का नौजवानों को लेकर? पूछे तारी का भी साहब सवाल पूछे सवाल पूछे अब सवाल। सर, जहां तक इस सवाल का ताल्लुक है, ये हम सब के लिए बहुत अहमियत का हामिल सवाल है। और अभी हमारे ऑनरेबल मेंबरान ने सरकार से पूछा कि क्या करने जा रहे हैं, क्या किया, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि पिछले 10 साल से सरकार की लगाम किन के हाथों में थी? वो जवाबदेह हैं, उनको जवाब देना चाहिए कि आपने डेवलपमेंट के नाम पर जो कहा था, क्या यही डेवलपमेंट है कि नशा आज घर घर फैला है? मेरी गुजारिश है इसको सियासी रंगत ना दें हम, बल्कि गुजारिश है मेरी सरकार से कि इस बारे में माहिरीन की टीम को कॉन्स्टिट्यूट किया जाए, बल्कि हाउस कमेटी को भी तश्कील दिया जाए, ताकि हर मेंबर या हर पार्टी के साथ ताल्लुक रखने वाले जो मोतबर मेंबर साहिबान है वो अपनी राय पेश कर लें, ताकि इस मेनस पर काबू पाने के लिए कुछ कर सके। मसूदी साहब, यस मसूदी साहब, इन्होंने पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछा था, इनसे पूछा। इसके बाद जनाब, जो हमारे पास जो तफसीलात हैं, 10 लाख के करीब नौजवान इसमें से मुतासिर हैं, तो मेरा ये फोकस है कि जो अब मुतासिर हुए उनके लिए जब 3 फैसिलिटी है, 3 कंपोनेंट्स है। एक है एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी ATS, दूसरा है डी एडिक्शन और तीसरा है रिहेबिलिटेशन। तो जो जमीन पर देखा गया कि हमारे पास डी एडिक्शन सेंटर्स की बहुत कमी है, बल्कि अब पेरेंट्स को प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशंस बने हैं उनमें बाहरी रकूमा देकर उनको बच्चों को भेजना पड़ता है, और उसमें उनकी कैपेसिटी है उसके बाहर है उनकी ट्रीटमेंट। तो कितनी एक रिहेबिलिटेशन, और दूसरी बात है हमें रीइंटीग्रेट करना है उन बच्चों को जो मुतासिर हुए डिडक्शन के बाद रीइंटीग्रेट, और इसके लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर। तो कितने रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हमने किए हैं और क्या आगे का क्या प्रोग्राम है? और दूसरी बात है डी एडिक्शन सेंटर्स कितने हैं, ताकि कम से कम बगैर किसी परेशानी के जो भी बच्चे मुब्तला हुए उनकी एडिक्शन हो जाए और फिर उसके बाद उनकी रिहेबिलिटेशन और इनिशियल ATS हो जाए। क्या हर जगह एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी हर जगह है? आप तशरीफ रखिए, ठीक है। आपका सवाल आया, आपका सवाल सुनिए ना, मेरी बात भी सुनो, सवाल बात तो सुनो। बहुत से ऑनरेबल मेंबर इसमें सप्लीमेंट्री सवाल पूछना चाहते हैं। जाहिर है कि क्वेश्चन नंबर में इसका अहाता नहीं किया जा सकता, इसलिए मैं जो कहता हूं कि इस पर हम एक हाफ एन आवर डिस्कशन रखेंगे। जिस वक्त हम सुनिए, हम तमाम मेंबरों को उस वक्त मौका दे देंगे वो अपनी बात कहे। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने से मेरे ख्याल में इसका जवाब नहीं हो सकता। आप 2 मिनट बोलना चाहते हैं तो आप बोले, इनके सवालों के जवाब। सर जवाब तो मैं दे दूंगी, लेकिन मैं समझती हूँ कि जो हाफ एन आवर डिस्कशन की आपने बात की है
वो तभी पॉसिबल है जब जवाब से मुतमईन नहीं हो सकते हैं। लेकिन अभी मैंने जवाब दिया ही नहीं, सिर्फ सवाल पड़ा हुआ है। नहीं आपके सवाल क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑलरेडी क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत सारे मेंबर्स, ऑनरेबल मेंबर्स का कंसर्न भी है, एक ही क्वेश्चन नहीं है। लेकिन पहले असेंबली सेक्रेटेरिएट को ये करना चाहिए था कि वो सारे क्वेश्चन जो है क्लब होने चाहिए और एक ही बार सारे ऑनरेबल एमएलएज जो ये हाउस की प्रॉपर्टी है एक ही बार अपने सवाल पूछते तो एक ही बार में जवाब दे देते। सर ये एक बहुत सेंसिटिव इशू है, मैं सारे ऑनरेबल मेंबर्स की शुक्रगुजार हूं और ये सबका कंसर्न है, सिर्फ एक गवर्नमेंट का कंसर्न नहीं है, ये हम सबका कंसर्न है। क्योंकि एक जनरेशन जो है वो तबाह हो रही है, उसको रोकने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए जो सरकार ने ऑलरेडी स्टेप्स उठाए हैं वो मैंने अपने जवाब में दे दिया। जैसे एडॉप्शन ऑफ, जैसे मसूदी साहब ने कहा, ड्रग डी एडिक्शन पॉलिसी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट लेवल पॉलिसी, इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग, मैसिव कैंपेन, नशा मुफ्त अभियान जब से शुरू हुआ है, इसमें वजीर आजम साहब ने जो वहां से शुरुआत की है, तो इसमें काफी कुछ अभी मैंने जवाब में कहा है कि कुछ हद तक डिक्लाइन हो गए हैं, कुछ हद तक केसेस में कमी आई हुई है। मैं नहीं कहूंगी कि सारा कुछ ठीक हो गया। और एग्जिस्टिंग लॉज जो हमारे पास है, बहुत हमारे पास कानून है, कानून में कमी नहीं है, जो हमारे पास एग्जिस्टिंग लॉज है, जैसे ऑनरेबल मेंबर तारगामी साहब ने कहा है, नए लॉज बनाने की जरूरत नहीं है, जो ऑलरेडी लॉज है उनको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। और मैं समझती हूँ कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वही है, अगर जो एग्जिस्टिंग लॉज हमारे पास है उनको अगर हम एनफोर्स करें, उनको अगर हम सही तरीके से इस्तेमाल करें और काफी हद तक हम इसमें कामयाब हो सकते हैं। दूसरा, मसूदी साहब ने कहा है 11 एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटीज इस टाइम फंक्शनल हैं कश्मीर डिवीजन में और इसमें 9 जो है वो जम्मू डिवीजन में। इससे मिला जुला के हेल्थ डिपार्टमेंट एंड पुलिस डिपार्टमेंट, इसके कई अवेयरनेस कैंप्स जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, प्राइमरी, मिडिल, चाहे वो आज आप देखते हैं ऐसे केसेस हैं, दोनों मेल एज वेल एज फीमेल जो है उनकी तादाद जो है, जो मैंने फिगर्स में दिखाया है, काफी हद तक ज्यादा है। और मैं ऑनरेबल मेंबर्स को गुजारिश करती हूं कि सिर्फ नाम के लिए हम यहाँ मैं जवाब दूंगी या वो सवाल पूछेंगे, अगर कुछ भी सजेशन देना चाहे, अगर हम इसको जितना ज्यादा हम इसको ठीक कर सकते हैं, ये हम सबका कंसर्न है, सिर्फ अकेले हेल्थ मिनिस्टर का कंसर्न नहीं है, सिर्फ अकेले गवर्नमेंट का कंसर्न नहीं है, इसमें हम सबको मिलजुल के काम। मेरा साहब आप बैठ जाइए, सवाल सुन लीजिए, आप बैठ जाइए प्लीज, आप बैठ जाइए, सवाल जवाब सुन लीजिए, आप बैठ जाइए। हम सबका कंसर्न है और मैं ऑनरेबल हाउस को आपके जरिए यकीन दिलाना चाहती हूँ, आप बैठ जाइए, मैं ऑनरेबल हाउस को यकीन दिलाना चाहती हूँ, जहां जहां इनको लगता है हेल्थ डिपार्टमेंट में इनकी सजेशन हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जैसे पहले इलेक्शन से, जरा जवाब सुन लीजिए, अगर कुछ पूछना होगा बाद में पूछ लीजिए, जवाब सुन लीजिए। जैसे इलेक्शन से पहले हमारी भी पार्टी ने एक मैनिफेस्टो कमेटी, एक ड्रग एडिक्शन कमेटी बनाई थी, जिसमें कुछ ऑनरेबल एक्स मेंबर्स उस वक्त थे, आज तो एमएलएज है, उन्होंने काम किया है, एक रिपोर्ट बनाया है। उस रिपोर्ट को भी हेल्थ डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी जो है अडॉप्ट किया हुआ है, उस पर ऑलरेडी हेल्थ डिपार्टमेंट काम कर रहा है। और मैं समझती हूँ कि अगर आपके जरिए से ऑनरेबल मेंबर्स जो भी सजेशन देना चाहें, हेल्थ डिपार्टमेंट काम कर रहा है, जैसे एडिक्शन सेंटर्स ऑलरेडी बने हुए हैं, वहां पे पेशेंट्स को देखा जाएगा, लेकिन सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट दवाई देने से ठीक नहीं कर सकता है, इसमें इंटेलेक्चुअल्स, उलमाज, बाकी लेवल के लोगों को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा, हम सबको मिलजुल के काम करना पड़ेगा, ताकि ये बीमारी जो है, एक वबा जो है, इसको हम जम्मू कश्मीर से निकाल पाए और अपनी जनरेशन को हम बचा पाए, यही मेरी सबसे गुजारिश है। शुक्रिया। देखिए मिनिस्टर साहबा, हमने हाफ एन आवर डिस्कशन की बात इसलिए नहीं की कि आपका जवाब दुरुस्त नहीं है या आपका जवाब मुख्तफी नहीं है, जवाब ठीक है, मगर आपने भी अपने जवाब के दौरान कहा कि मैं सजेशन सुनना चाहती हूँ, मैं बरस इस सिलसिले में क्या करना चाहते हैं, जिम्मेदारी सबकी है, ये ठीक है। इसलिए मैं कहता हूं कि क्वेश्चन नंबर 2 की डिस्कशन परमिटेड नहीं है अंडर रूल्स,
क्वेश्चन नंबर में। इसलिए हमने कहा हाफ एन आवर डिस्कशन इस पर रखेंगे। ये नहीं कि जवाब नहीं आया, जवाब ठीक आया आपकी तरफ से, लेकिन और भी ऑनरेबल मेंबर अपने सुझाव इसमें देना चाहते हैं। इसलिए हम एक हाफ एन आवर डिस्कशन मुकर्रर करेंगे जब इस पर मजीद बातचीत होगी और आपको भी इनके मशवरे सुनने का मौका मिलेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, श्री शक्ति राज परिहार, AQ number 587. मिनिस्टर इन चार्ज पावर। AQ number 587. Under RDSS scheme, apart from smart metering works, funds have been sanctioned under various loss reduction works, including works such as aerial bunched cabling, HVDS, reconductoring, feeder bifurcation, segregation, etc., depending upon the requirement in various districts under technical norms. The funds under the said LR works have been sanctioned district-wise and not constituency-wise. The sanctioned cost for LR works in Doda district is 86.28 crore and the funds stand awarded in September 2023. The fund for the said works are being released by Ministry of Power in different tranches based on the progress of the works. So far, 17 crore has been released by MOP in 2 tranches, which have been fully utilized. Funds for the next tranche are being sought as per norms of the scheme. Part B. After the issuance of the sanction order, the said package, including Doda district, was tendered for the first time on 31st March 2023. However, due to a poor response, the tender was extended 3 times. Finally, the bid was opened on 4/8/2023 and awarded on 8/9/2023. As of now, the progress achieved is 12.25% and the works are progressing in full speed with no slow progress observed. Going by the current pace, it is expected that the works in Doda district will be completed well within the sunset date of RDSS, which is 31st March 2026. Part C. The RDSS DPRs were formulated in 2 parts. 1, Part A, which included loss reduction works and smart metering works, and 2, Part B, covering modernization works. The DPRs for both parts were submitted to the Ministry of Power. However, the sanction has been received only for Part A works. As regards Part B, the DPRs are at the appraisal stage with the nodal agency of Ministry of Power. Once Part B DPRs are sanctioned by MOP, the modernization works will be awarded as per the terms and conditions specified in the sanction order. Honorable Speaker Sir, Honorable Chief Minister ने कहा कि जो RDSS स्कीम जो डोडा डिस्ट्रिक्ट में 86.2 करोड़ इसका सैंक्शन हुआ और पिछले 1.5 साल में इसमें जो प्रोग्रेस ये बता रहे हैं कि स्लो प्रोग्रेस नहीं है, केवल 12% काम जो है वो पिछले 1.5 साल में इसका हुआ है और इसको अगले फाइनेंशियल ईयर में इसको कंप्लीट करना है। इन्होंने कहा स्लो नहीं है, तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या ये अगले इस 1 साल में हम 88% काम जो हमारा पेंडिंग है वो पूरा होगा? और दूसरा, ये जो काम हुआ है डिपार्टमेंट ने जो नजदीक के जो सिटी के एरिया है उनमें ये काम शुरू किया है, जो रूरल एरिया जितना भी हमारा है वो देसा हो, भागवा हो, कास्तीगढ़ हो, जो फार फ्लंग एरिया है उसमें ये काम अभी तक टेकअप नहीं किया है। तो हम कैसे उम्मीद करें कि जहां अभी काम शुरू भी नहीं हुआ, उसका कारण ये रहता है कि डिपार्टमेंट बड़ा इजीली वहां पे कैरेज उतनी हेड लोड उनको नहीं पड़ता है, वो काम वहां जल्दी कर जाते हैं। जहां हेड लोड, जहां दूर दराज इलाके में उनको हेड लोड करके मटेरियल वहां पे पहुंचाना है, वहां अभी तक काम इसका शुरू नहीं हुआ। इस स्कीम का मकसद जो है कि हम अपने एटीसी लॉसेस को कम करें। अब आप देखें, जहां तक जम्मू कश्मीर की बात है, अभी जो रिवाइज्ड इसका आया है कि मोर देन 40% एटीसी लॉसेस जम्मू कश्मीर में अभी है और ऑन एन एवरेज जब आप नेशनल उसमें देखते हैं तो 20 से 22% जो हमारे एटीसी लॉसेस हैं। ऐसी भी स्टेट्स हैं, केरला में 7% का है, हमारे एडजाइनिंग में हिमाचल में वहां पे 14% एटीसी लॉसेस हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में आज की डेट में भी जो एक ये कहा कि ये स्लो नहीं है, 12% हमारी प्रोग्रेस है, 88% काम अभी होना है। रूरल एरिया में कोई काम अभी शुरू नहीं हुआ, जो सिटी के आसपास का वहां ये काम अभी हो रहा है। मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से जानना चाहूंगा कि क्या ये विद इन टाइम फ्रेम जो दिया है ये कंप्लीट होगा? और एक बहुत बड़ा नेक्सस वहां पे ये जो अभी बात नहीं सर वहां पे जो डिपार्टमेंट के जो जेईज हैं, सबलेट वही है, कंपनी काम नहीं करती है,
उन्होंने सबलेट दे के रखा हुआ। जेईज ने अपने, किसी ने बीवी के नाम से, किसी ने कोई अपने ब्रदर इन लॉ के नाम से, किसी ने फादर इन लॉ के नाम से काम जो कार्ड बना के सबलेट वो कर रहे हैं और हमारा स्लो प्रोग्रेस है। और सौभाग्य स्कीम का भी यही हाल हुआ है, मुझे लगता है ऐसा ना हो। बस चलिए, और इसके बाद इसका जवाब आएगा। पहले आप बैठे ना, मैं आपको बहस में टाइम दे दूंगा, आप बैठो ना, नहीं जोड़ा। इसके बाद जवाब आएगा, पहले जवाब आएगा। अच्छा पूछो। सर मैं डीडीसी रहा, मैंने 250 ट्रांसफार्मर्स लगाए। आप सोच लीजिए डोडा में पावर प्रोजेक्ट है सर, डोडा के अंदर पावर प्रोजेक्ट है और 82 करोड़ रुपए की लागत से अभी पोल लगा रहे हैं। आप अंदाजा कर सकते हैं, पानी रोका गया, पावर प्रोजेक्ट बनाए गए, लेकिन आज की डेट में 82 करोड़ रुपया पोल लगाने के लिए शर्म आनी चाहिए। पावर प्रोजेक्ट हमारे अभी हम इनको जवाब मिलेगा नहीं, इनको पहले इनको जवाब मिले। कितने लोग बोल रहे हैं आपकी पार्टी के? कितने लोग? चार लोग बोल रहे हैं। आप जवाब ही नहीं सुनना चाहते, आप तो 4 लोग एक ही पार्टी के खड़े हैं, तो सवाल का जवाब तो सुनेगा ना ये। इसको सवाल का जवाब सुनने दो, इसे सवाल पूछा, जवाब तो सुनने दो। तो जवाब तो सुनो ना, आप सुनो ना जवाब। आप तशरीफ रखिए, आप तशरीफ रखिए, चलिए तशरीफ रखिए। मलिक साहब आप बैठिए, तशरीफ रखिए, आप जवाब दे दें। मिनिस्टर इंचार्ज पावर, आप सवाल जवाब सुनो। सर ये दुरुस्त बात है कि हमारे ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस जो हैं हद से ज्यादा हैं। करीबी रियासत देखें, चाहे हिमाचल हो और हो उत्तराखंड हो, उनके लॉसेस हमसे कहीं गुना ज्यादा कम है। और जब तक हम इस सूरत हाल पे काबू नहीं पाते तब तक हमारी हालत पतली रहेगी। हमारी फिलहाल AT&C लॉसेस जो हैं वो 50% के आसपास है। मतलब हर रुपए जो बिजली हम फराहम करते हैं उसमें से 50 पैसा जो है हमारा नुकसान है। अब आहिस्ता आहिस्ता इसको हमें कम करना ही होगा और अपनी जो नेबरिंग स्टेट्स हैं उस लेवल पे लाना होगा। उसके लिए ये स्कीम जो है ये इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। अब ऑनरेबल मेंबर साहब के तरफ से जिन्होंने ये सवाल उठाया, खदशात ये है कि वक्त पे पूरा होगा नहीं। हम अपनी जगह मुतमईन है कि हम वक्त पे पूरा कर लेंगे। इसमें डिले इसलिए नहीं हुआ कि काम में तेजी नहीं आई, डिले इसलिए हुआ कि टेंडर में लोगों ने हिस्सा नहीं लिया। 3 बार इसको हमें टेंडर करना पड़ा, तब जाके ये अलॉट हुआ। अलॉट होने के बाद जो हम असेस कर रहे हैं, काम में फिलहाल स्पीड में ठीक है। ये काम एग्जीक्यूट हमने ये बांटे हैं मुख्तलिफ कंपनियों के बीच में। कुछ हमारे अपनी कंपनियां हैं जम्मू कश्मीर की, कुछ सेंट्रल PSUs हैं। डोडा में जो काम कर रहे हैं वो सेंट्रल PSU है, डायरेक्टली अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर। उनके साथ हमने टेकअप किया है। जहां जहां कहीं पे काम में हमें थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है या काम में थोड़ा सा रफ्तार कम आ जाता है, हम उनके हवाले ये बात करते हैं, जनाब ये काम में थोड़ी सी तेजी लाने की जरूरत है। और उन्होंने हमें एश्योर किया है कि इस RDSS के कंप्लीशन से पहले जो है ये मुकम्मल हो जाएगा। जहां तक ऑनरेबल MLA साहब जो आपके पीछे हर सवाल में जो है उठ जाके फिर बात करते हैं, मैं मानता हूं ना, अगर सारी जगह ठीक हालात होते तो आज हमारा 50% लॉस नहीं होता। अब आपने ट्रांसफार्मर लगाए, अच्छी बात है, लेकिन मैं भी मानता हूं ना, अब हर जगह पोल नहीं है, हर जगह तार नहीं है, तभी तो ये स्कीम हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं। आप थोड़ा सा सब्र करिए। हमने कहा है ना, अब अगले साल तक हम ये मुकम्मल कर लेंगे। जब बिजली का मैं माफी चाहता हूं ना, आपको सुनने की बात, सुनिए ना आप, 1 सेकंड। आप MLA साहब, मैं मैनेज कर लूंगा ना। अबे डीसेंसी ऑफ द हाउस देखो, मेरे लर्न डीसेंसी। ये डीडीसी आप कैसे जवाब सुनो। डीसेंसी ऑफ द हाउस, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, लीडर पार्टी यहां पे जवाब दे रहा है। चलिए ना, बैठो।
बैठो ऑनरेबल मेंबर, आप नीचे बैठो, आप नीचे बैठो, आप नीचे बैठो। मैं बात तो बंद करो ना, बंद करो मैंने कमेंट्री। चलिए स्पीकर साहब, जैसे मैंने कहा स्कीम हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑगमेंट होगा और आहिस्ता आहिस्ता जो काम एज डीडीसी ये नहीं कर पाए शायद एज एमएलए कर पाएंगे। बोले सर, और सर आने वाले नीचे बैठो, आप नीचे बैठो, नीचे बैठो। मलिक साहब नीचे तशरीफ रखो, मैं बाहर निकालूंगा फिर। नीचे बैठो, नीचे बैठो। आएगा इसके बाद, आएगा इसके बाद। आपका सवाल आ रहा है जी सर। ये ऑनरेबल एमएलए साहब पीछे बैठे हैं, हर सवाल के अंदर देखिए पूरे ऑनरेबल मेंबर इनके सवाल हैं, लोगों का कंसर्न है, वो एक डीडीसी का एक्सपीरियंस यहाँ शेयर कर रहे हैं, यहाँ 3-3, 5-5, 6-6 लोग जीत के आए हैं। ये कौन सा मजाक है? ऑनरेबल सीएम साहब बोल रहे हैं, लीडर ऑफ द हाउस बोल रहे हैं, ये कौन सी बदतमीजी है सर? क्या ऐसे हाउस चलेगा? इसको ऐसे हाउस चलेगा? भाई नीचे बैठो भाई, ये असेंबली है। बोलिए। मैं जो पूछ रहा था ऑनरेबल स्पीकर सर, निकालना पड़ेगा इसको, निकालना पड़ेगा। ऑनरेबल स्पीकर सर, ये ऑनरेबल सीएम साहब रिप्लाई दे रहे थे, हम बड़ी ध्यानपूर्वक इसको सुन रहे थे, लेकिन कुछ लोगों की मंशा है कि डिस्ट्रप्शन, हर बात पे बातचीत, यहाँ पे शोर हंगामा। हम अपने जो भी अपने क्वेश्चंस हमने दिए हैं उनका रिप्लाई आए, उस पर हम डिबेट चाहते हैं। और मेरा दूसरा सप्लीमेंट्री सर ये था इस पे कि जम्मू कश्मीर में 20,000 मेगावाट का हाइड्रो पोटेंशियल है। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि ऑनरेबल सीएम साहब ने रिप्लाई करना है, ये सीएम यहां के रहे हैं पहले, पूरे जानकार हैं। क्या कारण है कि हमारा अगर 20,000 हाइड्रो मेगावाट का पोटेंशियल होते हुए और उसमें 16,000 मेगावाट का आइडेंटिफाइड हाइड्रो पोटेंशियल हमारा है, जिसमें 1100 मेगावाट आज तक हम स्टेट सेक्टर में कर पाए हैं, और बाकी नहीं सर नहीं तकरीर नहीं, मैं पूछ रहा हूं कि क्या कारण रहे हैं वो सीएम साहब बताएंगे, ताकि हम सेल्फ रिलायंट हो जाएं कि हमें बाहर से। अच्छा तशरीफ रखिए, आप तशरीफ रखिए। सर पहली बात तो जो ऑनरेबल एमएलए साहब हमसे नाराज हैं कि हमने उन्हें दूर किया, मुझसे बेहतर शायद मैं इनको समझाऊं। सीट का फैसला हम नहीं करते ना, सीट का फैसला ऑनरेबल स्पीकर साहब है, वो इस हाउस के कस्टोडियन हैं। मेरा बस चलता तो मैं आपको यहां बिठा देता कहीं पे अपने साथ। अब स्पीकर साहब ने आपको वहां बिठाया, लेकिन आप मान के चलिए आप हमारे दिल में बसे हुए हो ना, अब आप हमारे छोटे भाई हो, ऐसी कोई बात नहीं है। अब रही बात ऑनरेबल एमएलए साहब शक्ति परिहार साहब की, सवाल डिस्ट्रीब्यूशन को लेके था, सप्लीमेंट्री इन्होंने जनरेशन को लेके पूछा। अब कुछ हद तक जनरेशन की बात जो है, मैं जब एलजी एड्रेस पे बात होगी, बजट पे होगी, ग्रांट्स पे होगी, उस दौरान मैं इसका जिक्र करूंगा। नजीर अहमद गुरेजी साहब, योर क्वेश्चन।
साहब AQ number 674, Minister in charge of tourism. कोई बात. AQ number 666. Yes, sir. Gurez Valley in Jammu and Kashmir has recently gained significant recognition as a tourist destination. In 2022, Gurez Valley received the Best Offbeat Destination Award, emphasizing its appeal as a unique and emerging tourist spot. Additionally, in September 2023, Dawar village in Gurez was honored with the Best Tourism Village Award in the Gold category by the Union Ministry of Tourism. This accolade highlights the village's cultural richness and tourism potential. To promote Gurez as a new tourist destination, the Department of Tourism, Jammu and Kashmir, has taken several initiatives. In 2024, commercial rafting was started in Gurez for the first time ever. Besides, during the current financial year, the Department of Tourism, J&K, has projected the work with upgradation of Gurez as an offbeat destination under the current year CapEx budget 2024-25. Part B. Tourism Department shall examine the need for establishing a tourism development authority for Gurez, and the matter shall be considered appropriately. सर मैं बड़ा मशकूर हूँ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का कि इन्होंने यहाँ कहा है कि हम टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी गुरेज बनाएंगे, लेकिन सर मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ कि गुरेज ऑफबीट डेस्टिनेशन में आप खुद मानते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में इसको अवार्ड दिया गया गोल्ड कैटेगरी में. इस बार यूनियन बजट में सर कोई 13 जगह ऐसी ऑफबीट डेस्टिनेशन का जिक्र किया गया है जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है अपग्रेड करके उस पे पैसा खर्चा के उसको आगे ले जाएगी. क्या सर गुरेज को J&K गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक चिट्ठी लिखेगी कि आप बीट डेस्टिनेशन जो 13 रखी गई है यूनियन बजट में उसमें गुरेज को भी शामिल किया जाए? ये पूछना चाहता हूं सर. आपका जो मशवरा है उसको टूरिज्म मिनिस्ट्री के साथ टेकअप करके उनसे गुजारिश की जाएगी कि गुरेज के लिए कोई खास इकदाम उठाएं. मिस्टर जफर अली खटारा साहब, आपका दूसरा सवाल है वो डिफरेंट है. मैंने पढ़ लिया था वो डिफरेंट है. कोई बात नहीं. मिनिस्ट्री के दौरान मैं आपको टाइम दे दूंगा बोलने के लिए, उस पर खूब बोले आप उस वक्त जब इनकी ग्रांट्स आएंगी. जफर अली खटारा साहब. Minister in charge of Public Works. Sir, Part A, the road Andalkund Khairpura stands completed in the year 2022 under PM GSY. Regarding the road along Old Brangi Canal from Hiller to Vandalgam, macadamization work on the road was successfully completed in year 2023 under languishing scheme. However, two spots at Adigam length 150 meter and Nagam length 140 meter remain pending due to presence of existing structures, trees, inhabited area obstructing the alignment. Part B, no such proposal is under consideration in the department. Part C, funds under NABARD schemes are released every year for approved projects against the sanctioned cost and work done. सर ये जो 2 जगह आपने बताई कि ये बंद हैं, ये कब तक खुलेंगी सर? देखिए जहां तक क्योंकि उसमें स्ट्रक्चर्स हैं और कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पे लोगों का रहना है और उसमें काफी चीजें कहीं ना कहीं उनका मुआवजे का है. अगर आप हमें वहां मदद कर दीजिए, अगर आप वहां पे लोगों के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके लिए और दूसरा जो कोई ऑब्स्ट्रक्शन है उसके लिए हमें मदद कर दीजिए और डिपार्टमेंट उसमें पूरा करेगा और जल्दी से, क्योंकि डिपार्टमेंट तो चाहता है और डिपार्टमेंट की कोशिश भी है कि हम जल्दी से जल्दी उसको रोड को थ्रू करें, लेकिन क्योंकि वहां लोग रहते हैं, अब किसी गरीब का घर उजाड़ना भी हमारे हाथ में नहीं. हम आपकी तरफ से हम आपकी हेल्प चाहेंगे और आप मदद करिए और जितना आप मदद करेंगे हम पूरी कोशिश करेंगे उसको खोल देंगे. थैंक यू. डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी. सर 453 में एक रिक्वेस्ट करता हूँ. ऑनरेबल मिनिस्टर ने राइटिंग में जवाब दिया हुआ है जी, मैंने पढ़ लिया वो. नहीं यही रिपोर्ट पढ़ उठे ना कम से कम. Sir, AQ number 453, as reported by Director Health Services Jammu, no land has been provided handover to Health Department as per record.
for constructing hospital building in Greater Kailash at Sainik. सर ठीक है, सप्लीमेंट्री पूछे, टाइम हो जाएगा. अच्छा पूछ ले. इसमें मेरा क्वेश्चन था कि जो सैनिक कोऑपरेटिव हाउसिंग कॉलोनी है, उन्होंने हॉस्पिटल के लिए 8 कनाल लैंड नेशनल हाईवे से 200 मीटर दूर रखी हुई है. उन्होंने उसकी बाउंड्री भी की हुई है. लगातार एफर्ट्स कर रहे हैं, यहाँ ट्रॉमा सेंटर खोले, एक्सीडेंटल हॉस्पिटल वहां खोले. इसमें मेरा एक सप्लीमेंट्री है जो यहाँ आपने नहीं रखा, आपकी पावर होगी, पर के उस पूरी लोकेलिटी में कोई क्रिमिनेशन ग्राउंड नहीं है. उस एरिया में आप हाईवे से ऊपर के सैनिक कॉलोनी, आप वहां देखेंगे ग्रेटर कैलाश, चौवादी, जो जितना भी 55 वार्ड है, 74 वार्ड है, उस एरिया में कोई क्रिमिनेशन ग्राउंड नहीं है. इसके लिए मैं जवाब मानना चाहता हूँ. सर मैंने ऑलरेडी इनको बी पार्ट में जो है उन्होंने पूछा, इनका कंसर्न है. मैंने लिखा जवाब में दिया हुआ है कि सेवरल अदर हेल्थ केयर फैसिलिटीज जो है वो बिल्कुल नजदीक ही NTPHC छन्नी हिम्मत में है, लोकेटेड विद इन 1 to 3 किलोमीटर के अंदर. सब सेंटर है सैनिक कॉलोनी में, सिचुएटेड विद इन 1 to 3 किलोमीटर. सब सेंटर है वहां पे 1 से 3 किलोमीटर के अंदर अंदर. फॉर सेकेंडरी एंड टेरिशरी लेवल हेल्थ केयर फॉलोइंग फैसिलिटीज आर अवेलेबल विद इन 3 to 6 किलोमीटर के अंदर अंदर. गवर्नमेंट हॉस्पिटल गांधीनगर जो है वो भी बिल्कुल नजदीक है. राजीव गांधी हॉस्पिटल गंग्याल जो है वो भी बिल्कुल नजदीक है. GMC जम्मू एंड इट इज एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स जो है वो भी बिल्कुल नजदीक है. लेकिन ऑनरेबल मेंबर साहब का कंसर्न है, चाहते हैं कि हेल्थ फैसिलिटी जो है बिल्कुल डोर स्टेप्स पे मिले हैं. और वो जो एरिया है बिल्कुल वहाँ का जो रोड है, काफी एक्सीडेंट्स होते हैं उस एरिया में. हमें आपका कंसर्न से बिल्कुल हम मानते हैं, लेकिन इंशाल्लाह ये जो इस वक्त फैसिलिटीज वहाँ मिल रही हैं, जो भी PHCs अवेलेबल है विद इन द एरिया 1 to 3 किलोमीटर के अंदर अंदर, उसको हम ज्यादा से ज्यादा मजबूत करेंगे. और उसके बाद अगर हमें लगता है और कुछ करने की जरूरत है, जरूर करेंगे. आप बिल्कुल मुतमईन रहिए. जनाब अली मोहम्मद सागर साहब. टाइम खत्म हो रहा है. मेरे ख्याल में डिटेल में जवाब आया, जवाब. आगे आप बोलने का टाइम दे देंगे. सागर साहब, मिनिस्टर इन चार्ज रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन. कोई नहीं. AQ number 124, Part A, yes sir. Part B, no sir. Part C, the assistance scale for victims of fire incidents is as per the revised items and norms of assistance from the State Disaster Response Fund and National Disaster Response Fund issued by the Disaster Management Division, Ministry of Home Affairs, Government of India under endorsement number 33-02-2022 NDM 1 dated 11/7/2023 and is reviewed every 5 years. That's all. Thank you. इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर खत्म होता है. अब एक मिनट, जस्ट 3 मार्च को कानून असेंबली में इज्जत माब जनाब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की जानिब से दिए गए खुतबे पर जनाब मुबारक उल की तरफ से मुल्क के 4 मार्च को पेश करदा शुक्रिया की तहरीक पर और मजीद बहस होगी. तो क्या आप कहना चाहते हैं मासूद साहब? कॉन्स्टिट्यूंसी पांपोर में पुलिस ने डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज में जो रुकबा अपने कब्जे में लिया हुआ है, कोई बनाने के लिए कोई फैसिलिटी वगैरह, हम उसके खिलाफ नहीं है. लेकिन स्टेक होल्डर से बात करके पांपोर में जहाँ पहले ही सैफरान एक्ट है, वहाँ के लोग बाहर कोई तमीर नहीं कर सकते. अब अगर उनको कोई फैसिलिटी या कुछ पांपोरा में और सोमपुरा में और जनाब काकपुरा ऊखू में अगर कोई फैसिलिटी बनानी है या कुछ करना है, उसके खिलाफ कोई नहीं है. लेकिन ताल्लुकदारान स्टेक होल्डर से उनसे मशवरा करें. हमने ऑफर किया कि हम जमीन देंगे, हमारे पास जमीन है टाउन से थोड़ा बाहर, लेकिन डेंसली पॉपुलेटेड इलाकों में ऐसी फैसिलिटी. हाँ जावेद मिर्चल साहब, जरा इसको एक मिनट जस्ट अ मिनट. ठीक है, आपकी बात आ गई. सर, हिंदवाड़ा मौजरी में मेरी सरकार से 2 डेड बॉडी पड़ी हुई है सर, ड्यू टू ब्लॉकेड ऑफ रोड सर.
डेड बॉडी वहाँ करना भी नहीं दे पाए सर, हम मैं चाहूंगा सर कि चॉपर सर्विस का इंतजाम किया जाए ताकि उनकी आखिरी रस्मात सरकार ये डायरेक्शन आपकी तरफ साहब एक मिनट, जस्ट अ मिनट। ऑनरेबल स्पीकर सर, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के महू इलाके और मंगित इलाके 2 सेपरेट रोड जाते हैं। ये 2 इलाके ऐसे हैं जहां पे हर साल मौसम सरमा में सैकड़ों लोग बाहर जाते हैं मजदूरी के लिए। आज चूंकि वो वापस आ रहे हैं, ये दोनों रोड ब्लॉक है सर पिछले 1 हफ्ते से। मेहरबानी करके इनको बेग साहब, बेग साहब। ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं एक निहायत ही अहम मामला आपकी नोटिस में लाना चाहता हूं और आपके जरिए से ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा की नोटिस में लाना चाहता हूं। कल हमारे एक ऑनरेबल मेंबर ने एक इंतहाई संजीदा बात इंतहाई शोखी से यहां कह दी कि मन की बात में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक कमिटमेंट की थी एक स्कूल को बनाने की। हम ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा से गुजारिश करते हैं कि इस सिलसिले में मन की बात में जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने डायरेक्शंस दी थी या कमिटमेंट की थी, रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाए कि कौन वो ऑफिसर्स थे जिन्होंने उनकी कमिटमेंट को अभी तक पूरा नहीं किया। न सिर्फ इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए और इस हाउस में शेयर होना चाहिए ताकि ऐसे लोग जो इतने बड़े इंस्टीट्यूशंस की अथॉरिटी को मानने से गुरेज करते हैं, उनके साथ वो सलूक जरूर होना चाहिए जो वो डिजर्व करते हैं। और एमएलए राजौरी एक मिनट, आप रेस्पॉन्ड करना चाहते हैं? इनकी बात सुनिए, चलिए। सर, विद योर परमिशन, जो ऑनरेबल मेंबर जावेद साहब ने जो यहाँ पे बात की है, इस पे एक क्वेश्चन भी ऑनरेबल मेंबर ने वहाँ से दिया था। ये सही बात है कि वजीर आजम का ओहदा जो है वो बहुत बड़ा होता है, उनकी अगर कोई भी बात होगी वो पूरी हो जानी चाहिए। लेकिन मैं हाउस को आगाह करना चाहती हूँ कि 2024 में एक लड़की ने लोही मल्हार से एक वीडियो अपलोड किया था और फिर उसके बाद वजीर आजम साहब ने मन की बात में इसका जिक्र किया था कि इतने दूर दराज इलाके से एक छोटी सी बच्ची ने अपने स्कूल के बारे में जो कहा है उसको हम बिल्कुल पूरा करेंगे। सर, उसके बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जो है उसका जो है डीपीआर बनाया है, उसके लिए पैसे भी सैंक्शन किए गए हैं, लेकिन कुछ कमी रह गई है जिसकी वजह से काम नहीं हो पाया, बल्कि हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर वजीर आजम साहब ने कमिटमेंट की तो वो जल्द अज जल्द पूरा होना चाहिए। लेकिन सर, जो ही सरकार आई और पब्लिक गवर्नमेंट यहाँ पे बनी तो मैंने खुद सेक्रेटरी हेल्थ एजुकेशन डिपार्टमेंट की बुलाया और उन ऑफिसर से मैंने बात की है। बल्कि मुझे याद है, यहाँ हाउस में नाम नहीं लेना चाहिए, बल्कि कादिसानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने इसमें काफी कंसर्न दिखाया कि अगर ये लड़की ने 1 साल या 2 साल पहले वीडियो अपलोड किया हुआ है, आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। उनके सामने भी डिटेल्स रखे, बल्कि वो खुद जाना चाहते थे। लेकिन मैं पूरे हाउस को यकीन दिलाना चाहती हूँ कि कहीं पे थोड़ी सी कुछ कमी रह गई थी, हो जाना चाहिए बल्कि जल्दी। लेकिन जब से सरकार बनी है हमने इसमें पेशरफ्त की है, हम जल्दी जो है काम शुरू करेंगे वहां पे। और जिस तरह वजीर आजम साहब ने मन की बात में कहा है कि ये खूबसूरत एक बिल्डिंग बनेगी, एक मॉडल स्कूल बनेगा जो पूरे दुनिया में माना जाएगा, जिसका असर होगा, जिसकी इम्पोर्टेंस होगी, तो मैं यही कहूंगी कि काम हो जाएगा जल्द शुरू और उस बिल्डिंग को जल्द अज जल्द बनाया जाएगा। शुक्रिया। हाँ मिनिस्टर साहब, ये मिनिस्टर साहब कुछ कहना चाहिए। मिनिस्टर साहब, कल एक ऑनरेबल एमएलए वानीपुरा ने एक स्कीम के बारे में कुछ एप्रीहेंशन जाहिर की थी। आपने मैंने कहा था रिपोर्ट दे देंगे, मैं हाउस के हवाले करूंगा जनाब। चलिए कोई। हाँ राजौरी मिनिस्टर साहब बैठे और हायर एजुकेशन मिनिस्टर मैडम भी बैठे। मैं बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी की तरफ इनका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि पिछले कुछ अरसे से उस यूनिवर्सिटी को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। और रिसेंट एक इंसिडेंट, यूनिवर्सिटी में पहले वाइस चांसलर जो रजिस्ट्रार था उसको ट्रांसफर किया गया और डिप्टी कमिश्नर को एज इंचार्ज वहां रजिस्ट्रार बनाया गया और वहां एक मॉडिफाइड इंटेंशन से वहां जो डॉक्टर परवेज अब्दुल्ला हैं, जो टीचर एसोसिएशन के वहां प्रेसिडेंट हैं, उनको इलीगली उनको सस्पेंड किया गया।
टीचर्स को हरास किया जा रहा है और पिछले काफी दिनों से टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ जो है वो स्ट्राइक पे है यूनिवर्सिटी में। तो मैं आपकी विसादत से यहाँ चीफ मिनिस्टर साहब बैठे हैं, उनसे कहूंगा कि इस मसले में इंटरवीन करें ताकि वहां जो यूनिवर्सिटी के मामलात हैं उसमें जो इलीगली उसको सस्पेंड किया गया, मैंने आपको सर कॉलिंग अटेंशन नोटिस भी दिया है, उस पर भी डिस्कशन हो, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी पीर पंजाल रीजन का एक असासा है और इस यूनिवर्सिटी को डेलिबरेटली सर इसको कमजोर करने की कोशिश की जा रही है और इस यूनिवर्सिटी को किसी यूनिवर्सिटी का एक्सटेंशन सेंटर बनाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए मेरी आपसे बहुत बाना गुजारिश है कि कॉलिंग अटेंशन नोटिस में इसकी डिस्कशन हो। पठानिया साहब बोलिए एक मिनट। अर्जेंट और बहुत ही इम्पेंडिंग इशू हमारे जिला उधमपुर में, हमारे उधमपुर के साथी भी यहाँ पे इलीगल एंड अनब्रिडल्ड माइनिंग, और ये माइनिंग इसका सैंक्शन क्या है, इसका भी आए हैं। सर मैं आ रहा हूँ बता, इस पर सैंक्शन ब्लॉक किया है। मैंने एक डिटेल कंप्लेंट इसमें सरकार और माननीय माइनिंग मिनिस्टर साहब को भी दी है। माइनिंग मिनिस्टर साहब हिले कि नहीं हिले, लेकिन इनके एक शेडो जो माइनिंग मिनिस्टर है वो वहां पे जरूर जाते हैं और वो शेडो माइनिंग मिनिस्टर एवरीबॉडी नोज हुज ही, और ये इलीगल माइनिंग का एक फाउंटेन हेड सरकार बन के रह गई है। उसको चेक करना, उसको प्रमोट करना तो दूर, ये उस नेक्सर को आगे प्रोपेगेट कर रहे हैं। मेरा आपकी वसादत से आई वांट टू हैव एन इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन। यस सर। राजू जी आप बोले एक मिनट। राजू नया मेंबर है, नया मेंबर। हाँ राजू साहब। मेरा स्पीकर साहब बहुत शुक्रिया। मैं आपकी वसात से ऑनरेबल रोड एंड मंत्री साहब को मैं इनकी इन्फॉर्मेशन लाना चाहता हूं कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी जनाब रामबन में पिछले एक हफ्ते से कई सारी जो लिंक्स रोड हैं जनाब, वो जो है अभी तक ब्लॉक हैं। खसूसन मैं बात करूंगा जनाब डिगडोल टू बजमस्ता, मंत्री साहब द्वारा तवज्जो फरमाए लालमी साहब, डिगडोल टू बजमस्ता रोड जनाब जो बनी हुई है अभी तक उसका ना कोई वाली बारिश नहीं है। वो रोड ना तो पीडब्ल्यूडी के पास है, खान साहब वो रोड जो है ना तो किसी के पास है, वो रोड ब्लॉक है। इम्तिहानात चल रहे हैं, बच्चों के इम्तिहानात चल रहे हैं। और दूसरी बात जनाब, नेशनल हाईवे पे जिस तरीके से काम हुआ है जनाब, नेशनल हाईवे पे जिस तरीके से काम हुआ है पिछले 4 साल में जनाब, आज देखेंगे रामबन की जो सड़क है जनाब उसका हाल ये है कि वहां पर नेशनल हाईवे बिल्कुल खत्म हो चुका है। मैं चाहता हूं कि ऑनरेबल मंत्री साहब उसमें इंक्वायरी बैठाएं, जो मुलाजिम जो उसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब कुछ बोलना चाहते हैं। ऑनरेबल स्पीकर साहब, कितने लोग खड़े हो जाते हो? ऑनरेबल स्पीकर साहब, सुनो ना, डिप्टी चीफ मिनिस्टर इज ऑन हिज लेग्स। ऑनरेबल स्पीकर साहब, ऑनरेबल एमएलए हमारे मेंबर हैं यहाँ के, एक सीनियर वकील हैं और जो लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किए इनको प्रूफ करना होगा वो शैडो कौन सा मिनिस्टर है। और जहां तक ताल्लुक है ये जो ये कहेंगे वो सच नहीं होगा। इस सरकार ने आते आते ही यहाँ का डायरेक्टर ट्रांसफर किया, यहाँ का एक ज्वाइंट डायरेक्टर को हमने अटैच किया, हमने एक डीएमओ को सस्पेंड किया। शायद तंगी इनको वो हो गई कि इन लोगों के खिलाफ क्यों एक्शन हो रहे हैं। इलीगल माइनिंग के ये लोग जिम्मेवार हैं, हम जिम्मेवार नहीं है। हम ये रोक रहे हैं इलीगल माइनिंग को और हर उस आदमी के ऊपर जाएंगे, आपके हैकर आदमी पे जाएंगे और ठोके से हाउस में कहते हैं कि इलीगल माइनिंग को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और आपके कहने से कुछ नहीं होगा। आप बाहर का एजेंडा यहाँ मत चलाएं, आप अपना एजेंडा देखें क्या, ये आपके कहने से नहीं होगा। आप लोग माफिया के काम यहाँ कर रहे हैं, आप लोग चीज कर रहे हैं, छोड़िए इसको। चलिए कोई बात नहीं, आ गए और जवाब। अकरम साहब, हाँ चौधरी साहब एक मिनट, 10 मिनट अब लेट हो रहा है फिर सर। ऑनरेबल एमएलए रजौरी ने जो कंसर्न शो किया है बाबा गुलाम साहब बादशाह यूनिवर्सिटी का, मेरी ये रिक्वेस्ट है सर उसके ऊपर गौर किया जाए। पीर पंजाल की एक ही यूनिवर्सिटी है, उसको फेल किया जा रहा है। लिहाजा मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब यहाँ बैठी हैं और हमारा रिक्वेस्ट है ये हमारे पूरे पुंछ रजौरी के अवाम की तरफ से कि उस जो हमारी यूनिवर्सिटी है उसकी तरफ ध्यान दिया जाए, उसको फेल किया जा रहा है, ये मेरा कंसर्न है। प्लीज एमएलए जेडीबल, जस्ट 1 मिनट सर। एक मिनट इसके बाद सर एक अहम, क्योंकि फॉरेस्ट मिनिस्टर साहब भी यहाँ बैठे हैं सर, सुबह से बहुत लोग जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं वो मैसेज कर रहे हैं कि वुलर लेक जो है उसके इर्द गिर्द जो पेड़ हैं वो काटे जा रहे हैं इसके लिए कि वो रेस्टोर करें। अगर आपने याद होगा ऊडी प्रोवर प्रोजेक्ट में भी
फॉरेन एक्सपर्ट्स ने कहा अगर आप पेड़ काटेंगे तो वो प्रॉब्लम होगी। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि ये जो डिफॉरेस्टेशन ये हो रही है उसकी जगह वो जरा ध्यान रखें, क्योंकि वुलर लेक एक बहुत अहम लेक है। जी साहब जस्ट 1 मिनट, एक इसके बाद मजीद साहब तला सर मेरे इलाके में सर बर्फ पड़ी हुई है। पिछले सर 1 महीने से 12-13 गांव जो है बिजली के बगैर है। वहां इससे जनरेटर से बिजली दी जाती है, जनरेटर खराब हुआ है और उसको ठीक नहीं कर रहे, और जिस आदमी ने वो जनरेटर खराब किया है उसको अभी तक उसी जगह रखा गया है। मेरी गुजारिश होगी सर इस जनरेटर को जल्दी से जल्दी ठीक करके इनको पावर दिया जाए, बेचारों को मशाम है आगे और ये बेचारे अंधेरे में। जान साहब 1 मिनट, जान साहब उसके बाद कार्यलाल, इसके बाद शुक्रिया स्पीकर सर मैं 1 मिनट यार बैठो मुझे। शुक्रिया सर। मैं सर एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो सर मसला है हमारा पीर पंजाल रेंज का, ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा, हेल्थ मिनिस्टर साहिबा यहाँ बैठी हैं। सर हमारे रजौरी जो जीएमसी है उसमें 62% जो है डॉक्टर्स की शॉर्टेज है, और हमारा जितना भी रेफरल है पुंछ का, मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा, मैडम जी मेरी सर रिक्वेस्ट है, ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा से रिक्वेस्ट है कि रजौरी पुंछ में सर 16 लाख की पॉपुलेशन जो है वहां पे है, और हमारा जो रेफरल खास करके पुंछ का है उसको कंपल्शन है कि आपको रजौरी करना है। रजौरी में 62% जीएमसी में डॉक्टर की जो है वो शॉर्टेज है। मेरी गुजारिश होगी मिनिस्टर साहिबा से जो हमारा रेफरल जो डॉक्टर वहां पे नहीं है उनको डायरेक्ट जम्मू या श्रीनगर के लिए रेफरल किया जाए, और रजौरी में जो शॉर्टेज है जीएमसी हॉस्पिटल में उसको जो है पूरी की जाए। जी जस्ट 1 मिनट बताइए, 1 मिनट में क्या बोलना है। एक शर्मनाक हादसा हुआ मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में। मेरा इलाका एक बौंजवा है जहां 70% एसटी आबादी है। एक कित्थर लास्ट गांव से एक प्रेग्नेंट लेडी को 4 पाई पे पैदल 8 किलोमीटर लाया जा रहा था, रास्ते में उसकी डिलीवरी होगी। कितनी शर्म की बात है। वहां एक पीएचसी है, वो रोड 2010 में शुरू हुआ था कित्थर वाला, आज 2025 में भी 8 किलोमीटर तैयार हुआ है, उस पे भी गाड़ी नहीं चलती है। और एक पीएचसी बौंजवा में दी गई है बगैर डॉक्टर की। तो मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा से रिक्वेस्ट करता हूं कि एक गायनिक डॉक्टर अगर उस इलाके में दिया जाए तो ताकि उस इलाके को राहत मिले। चलिए बस आप बताइए निजामुद्दीन साहब। आप 1 सेकंड सर, जिस तरीके से इश्यूज उठाए जा रहे हैं इंपॉर्टेंट इश्यूज है, मेनी इश्यूज आर लास्ट इन दिन। एक तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि हाउस को बढ़ाइए टाइम। आपने सिर्फ 10 बजे का टाइम जो रूल्स के मुताबिक है 10 से 5 तक, लेकिन फिर आपकी मर्जी होती है, आपकी डिस्क्रिप्शन है कब आप एडजोर्न करोगे। लेकिन कीपिंग इन व्यू द इम्पोर्टेंस ऑफ द इश्यूज एंड कंसर्न ऑफ वेरियस रिप्रेजेंटेटिव्स, नंबर इज ऑल्सो वेरी ह्यूज। डिस्कशन भी पूरा नहीं हो पा रहा है, सवालात का जवाब आ रहा है, लेकिन जो इम्पैक्ट होता है एक चीज का वी शुड गो बियॉन्ड दिस हाउस वो नहीं रहता है। मेरी विनती रहेगी एक तो टाइम बढ़ाया जाए, दूसरा इन कंडक्टिंग ऑफ दिस हाउस यू आर द कस्टोडियन, कुछ थोड़ा ऑर्डर और बिजनेस का कुछ एहतराम करने की जरूरत है हम सबों की। चलिए पावन गुप्ता जी कहां पर है? पावन गुप्ता, हाँ जी बोलिए, आप 1 मिनट बोलना चाहते हैं। सर मैं पठान, ऑनरेबल स्पीकर सर, मेरी चेयर इस साइड पे लगी है, शायद आपकी नजर कम जाती है, और मैं ये हमारे एक ऑनरेबल मेंबर ने माइनिंग का क्वेश्चन उठाया था, मैं उसी की सपोर्ट में खड़ा हूं। जीपीएस से फोटोज जो थे जिसमें लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, टाइम, एवरीथिंग, वो हमने ऑनरेबल मिनिस्टर तक पहुंचाया था। अफसोस हमें ये हुआ वो एरिया माइनिंग में फॉल ही नहीं करता था, पूरा एरिया माइनिंग हो गया, पूरा सिस्टम ड्रेन हो गया। वही लोग जाकर बाद में इनके सामने फोटो खिंचवा रहे। दैट इज द बिगेस्ट ट्रेजेडी, दैट इज द बिगेस्ट ट्रेजेडी। मैं इनके ऊपर में कोई आक्षेप नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ही शुड बी अवेयर ऑफ द फैक्ट कि किन लोगों को ये प्राइमेसी देंगे, किन को नहीं देंगे, क्योंकि जो माइनिंग में इन्वॉल्व है अगर वही जाकर फोटो खिंचवाकर अपने अफसरों को धमकाएंगे, ठीक,
इलीगल माइनिंग के लिए। तो इसलिए मेरा एक क्वेश्चन था। चलिए इसमें सवाल में आया है। अब मेरे ख्याल में हम परदेसी साहब 1 मिनट बोलिए, 1 मिनट। जो है ऑनरेबल डिप्टी खड़ा हुआ है, लेकिन सर हद ये है कि सरकार कहती है कि लूज मटेरियल आप सिर्फ सरकार को भेजिए, लोकल्स को नहीं। मैंने ये इशू सर मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे रेज किया है। मैं ये चाहता हूं कि सरकार की तरफ से एक ऑर्डर आए जिसमें यह कहा जाए कि कम से कम 40% जो लूज मटेरियल है वो वहां के लोकल्स को भी जो है वो दिया जाए। चले देखिए, अब आप शुक्रिया की तहरीक पर बहस होगी। नहीं, अब लेट हो रहा है। पीछे जब कल बोल रहे थे डॉक्टर रमेश्वर सिंह, उसके दौरान ही टाइम खत्म हुआ। वो कंक्लूड करना चाहती है, मैं 2 मिनट देता हूं आपको कंक्लूड करने में, उसके बाद बात। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे कंटिन्यू करवाने के लिए। सर कल मैं अपनी बात रख रहा था तो थोड़े से कुछ इश्यूज थे जो रह गए थे। हमारे डिस्ट्रिक्ट कठुआ में कुछ जगहों पे कुछ दिनों में कुछ हादसे हुए हैं जिसकी वजह से लोग जो हैं और उनके परिवार जो हैं वो दुख में हैं और वो चाहते हैं कि इंक्वायरी जो है वो सही ढंग से होनी चाहिए। हमारे मेरी बनी कॉन्स्टिट्यूंसी का एक इलाका है जहां पे मक्खन दीन का आपने भी देखा होगा सुसाइड केस हुआ, उसमें इंक्वायरी चल रही है। बिलावर में 2 डेथ हुई हैं वहां पे। एक बसोली में एक 9th क्लास का बच्चा, उसकी डेड बॉडी मिली है और उस चीज को लेके उसके पेरेंट्स, उसकी फैमिली, उनके गांव वाले जो हैं इन लोगों के प्रोटेस्ट पे हैं और उनकी नाराजगी ये है कि जो इंक्वायरी हो रही है वो सही ढंग से नहीं हो पा रही है और वो चाहते हैं कि सही तरीके से इंक्वायरी की जाए, हो सके तो जुडिशियल इंक्वायरी करवाई जाए, क्योंकि उनको पुलिस डिपार्टमेंट पे शक है कि वो जो इंक्वायरी करवाई जा रही है वो सही नहीं है। और साथ में सर अभी जो स्नोफॉल हुआ है, जो बारिशें हुई हैं हमारे इलाके में, बहुत से लोगों के कच्चे मकान हैं जो घिर गए हैं, काफी सारी वहां पे मुश्किलात आई हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे इलाके को हमेशा इग्नोर कर दिया जाता है और उनको कंपनसेशन नहीं मिलता है और मैं चाहता हूं कि उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए। और साथ में सर पिछले दिनों यूटी सरकार के दौरान एक बड़ी अजीब चीज हुई, हमने प्रमोशनें होते देखी थी कि लोगों की प्रमोशनें होती हैं, लेकिन उस टाइम में क्या हुआ कि हमारे एसपीओ थे उनकी 18,000 सैलरी थी। कोरोना के टाइम पे उनको रोड साइड लगाया गया, जितने भी रोड पे लोग दिखते थे वो सारे एसपीओ थे। दिन रात उन्होंने ड्यूटीज दी, 18,000 की सैलरी पे उन्होंने घर से बाहर रह के एसपीओ ने अपनी ड्यूटीज दी। लेकिन जैसे कोरोना खत्म हुआ, ये कोरोना तो खत्म हुआ लेकिन उनकी 18,000 की सैलरी भी वो खा गया। उनकी वो 18,000 की सैलरी से वो आज 4,000 की सैलरी पे आ चुके हैं और मैं ये चाहता हूं कि उनको वो हक और इंसाफ मिलना चाहिए। 18,000 से सैलरी बढ़नी चाहिए लेकिन कम नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ सर कुछ इश्यूज हैं आरएनबी डिपार्टमेंट में। यूटी सरकार के दौरान क्या हुआ कि जो जूनियर्स एईज थे उनको प्रमोट कर दिया गया लेकिन सीनियर्स को जो था वो उनकी प्रमोशन नहीं हुई है। ये कौन सा रूल है कि सीनियर्स को इग्नोर कर दिया जाए और जूनियर्स की प्रमोशन होनी चाहिए? और मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए, किस रूल के तहत उनकी प्रमोशन हुई है और किस रूल के तहत जो है वो सीनियर्स को जो है वो इग्नोर किया गया। और इसके साथ साथ सर मैं थोड़ा सा टाइम चाहूंगा, मैं यहाँ पे बैठ के 2 सेकंड सर, 2 सेकंड का सर मैं टाइम चाहूंगा। यहाँ पे शेरो शायरी बहुत चलती है तो एक छोटी सी कविता मैंने भी लिखी हुई है, इन सबसे देखते देखते मैंने भी लिख लिया है, तो मैं चाहता हूं कि चंद अल्फाज मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। कैसे बीते क्या बताऊं, कैसे बीते क्या बताऊं, दास्तां मैं किसे सुनाऊं, उल्टी सीधी इनकी चाल 10 साल रहे बेमिसाल। छीनी गई हमसे हमारी पहचान, छीनी गई हमसे हमारी पहचान, राज्य हटा दिया यूटी का निशान, राज्य हटा दिया यूटी का निशान। बेरोजगारी पे आया अव्वल नंबर, बेरोजगारी पे आया अव्वल नंबर, जम्मू कश्मीर का नहीं रहा अब कोई हल। बद से बदतर हुआ है हाल, बद से बदतर हुआ है हाल, 10 साल रहे बेमिसाल। पहले होती थी प्रमोशन, पहले होती थी प्रमोशन, एसपीओ की हुई डिमोशन, 18 से पहुंचे 4,000, 18 से पहुंचे 4,000, नैया इनकी फंसी मजेदार, पूछा ना इनका किसी ने हाल, 10 साल रहे बेमिसाल। आप तशरीफ रखिए, आप तशरीफ रखिए, आप टाइम हो गया, आप टाइम हो गया। अली मोहम्मद सागर साहब आप बहस शुरू करेंगे। चले बस तशरीफ आप तशरीफ रखिए, ये बोल रहे हैं ऑनरेबल मेंबर बोल रहे हैं।
तशरीफ रखिए रामेश्वर सिंह जी, डॉक्टर साहब आप तशरीफ रखिए, बस 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 बस। हाँ जनाब स्पीकर साहब और ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ द हाउस, आज 2 दिन से आप इस पर बहस कर रहे हैं, मैं इसके फेवर में यहाँ खड़ा हुआ हूँ। मैं सपोर्ट करूँगा जो गवर्नर एड्रेस में गवर्नर साहब ने बातें की, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने। सर एक बात साफ वाज़ेह हुई कि आज इस इलेक्शन में अपोजिशन ने भी माना, मुखालिफिन ने भी माना, अपनों ने भी माना कि ये मैंडेट अवाम का है और इसमें ये सारा मैंडेट जो है ये उमर साहब को है, उसकी पार्टी को है, यहाँ के लोगों का है, यहाँ की अपोजिशन पार्टियों को भी सपोर्ट रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस। लेकिन कुछ लोग शर्माते हैं कहने में कि असल हकीकत क्या है। मैंने बार बार सुना इनके लीडरों के बयान, चाहे मोदी साहब हो चाहे और कोई साहब हो, तमाम दुनिया में जाता है। मैंने कश्मीर में बड़े अच्छे इलेक्शन करवाए, फिर आया कौन? उनको रिकॉग्नाइज क्यों नहीं करते आप? अगर वहां लोगों ने वोट दिया उमर साहब और उसकी पार्टी को, तो आप इसको रिकॉग्नाइज क्यों नहीं करते? रियलिटी इज अग्री, यू मस्ट एक्सेप्ट इट, लेकिन आप नहीं करते हैं। ये रियलिटी एक्सेप्ट नहीं करते हैं इसको, इससे कुछ नहीं होगा। ये बात याद रखना आप, अगर इस मखमसे में है जो हमने अखबारों में देखा आपके कुछ मेंबरों के बयान, क्या आप यहाँ फिर क्या आप यहाँ फिर 2 जुलाई आप रंधा साहब बैठे, मैं समझता हूँ बोले आप बोले कोई बात। ये कहते हैं एड्रेस चेयर को करो, यही कह रहे हैं, आपकी मुखालफत नहीं कर रहे। अच्छा तशरीफ रखिए, तशरीफ। देखिए सर, बड़ा अजीब लग रहा है जब बीजेपी वाले लीडर कहते हैं कि मैं हैरान हुआ। मैंने एक लीडर रंधावा साहब ने यहाँ प्रेस को खराब करते कहते हैं कि जनाब ये मैंडेट जो मिला है ये बीजेपी को, इसमें परसेंटेज ये मिली है सबसे ज्यादा। यू आर टोटली रॉन्ग। आप देखिए रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर इस हाउस का, ये आपके सामने है। आप लोगों को गुमराह मत कीजिए। जम्मू के लोग, आज मैं पहली दफा सलाम करता हूँ जम्मू के लोगों को कि चाहे कोई भी मिले, गुप्ता मिले, आपको चैम्बर ऑफ कॉमर्स या किसी पार्टी से मिले, वो कहते हैं कि वाकई डॉक्टर साहब सही हैं और डॉक्टर साहब ने जो बातें कही वो सही हैं। वो मानते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वो काम किया जो इन्होंने नहीं किया। आपको मालूम है 1996 में जब हमने हुकूमत संभाल लिए, मिस्टर सरजीत सिंह सलाहिया जी वहां आए, बैठे हुए हैं। डॉक्टर साहब ने 11 MLC लाए जम्मू से। हमने कहा जनाब ये क्या करें, हमें कश्मीर में इसमें क्राइसिस हो जाएंगे। उन्हें कहा नहीं, हर किसी को चलाना है, इकट्ठे चलना तब कुछ होगा। लेकिन आज हम देख रहे हैं सर, ये जो कार्रवाइयां कर रहे हैं मजहब के नाम पे, नाम के नाम पे, आप देखिए क्या हो रहा है तुम्हारे सारे मुल्क में। और डॉक्टर साहब पे उंगली उठा रहे हैं। अगर हम हकीकत कहें तो आप जनाब, आपको कल आपके लोगों ने, श्यामला शर्मा जी ने यहाँ तकरीर की, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। उन्हें माना कि अगर ये इकोनॉमिक अगर प्रोग्रेस हुई वो मनमोहन के वक्त से हुई, ठीक है। जब ये ठीक है तो फिर इस अमल क्यों नहीं करते? श्यामला जी, आपको ये सोचना चाहिए कि आप जब हमारे कांग्रेस की तरफ से बनिशर से, तो आपको याद है कि जब वो हमारे मनमोहन सिंह जी ने वो वर्किंग ग्रुप बनाए, तो आपने कहा हमें मीटिंग में अगर जनाब आप अटॉनमी को पास करोगे तो मैं इस्तीफा दूंगा। सर्टन क्या आपने की नहीं, लेकिन हमने कहा देखिए ये हमारा प्रोग्राम, हम इसको रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं, ये हमने किया है। डॉक्टर साहब 96 में आए, अटॉमिक रेजोल्यूशन पास किया। उमर साहब आए, उन्होंने आज एक जो इसकी खसूसी पूछे जिसको आपने रोड किया है उसको बहाल करने के लिए काम किया और आज भी करेंगे। लेकिन आप जो लोगों को धोखा दे रहे हैं मजहब के नाम पे, आप क्या कर रहे हैं? आप समझते हैं कि ये वोट उतारने से, नाम चेंज करने से आप कोई लोगों के दिलों पर राज करेंगे? कभी नहीं। आप इस गलतफहमी में बाहर हो जाइए। आपने वो हरकतें की, छोटा बच्चा कश्मीर का हिस्सा है। आज कश्मीर के जो लोगों ने, जो मुसलमान ने, सिख ने, हिंदू ने वोट दिया डॉक्टर साहब को और उसकी पार्टी को, वो इस वजह से है कि उन्होंने आपके इरादे समझे। आपके इरादे क्या है? आपने शेर कश्मीर इलेक्ट्रिशियन से बोर्ड उतरवाया, आपने कुछ इदारों से बोर्ड उतरवाया। क्यों? यहाँ हम इसलिए यहाँ नाराजगी लोगों के खिलाफ। आप मुझे बताइए, अगर नाराजगी लोगों के खिलाफ है फारूक साहब की या उमर साहब की, अगर आपका मानना
for the argument sake मैं कह रहा हूं आपको कि आप देखिए सर, राशिद साहब आप बड़े सीनियर आदमी हैं इस हाउस से, मैं भी हूं, मुबारक गुल साहब भी है। हमने वो दौर देखे हैं जब गिलानी साहब वहां होते थे, जब गनी लोन साहब वहां होते थे, जब यहाँ शबीर साहब का भाई वहां होते थे, हमने वो असेंबलियां भी देखी है। आज आप उछलते हैं, भाई सुनो, कुछ करो, कुछ ऐसा रोल करो, 56 मेंबर नए आए हैं इस असेंबली में, ऐसा काम करो कि लोगों में याद रहे यहाँ इन्होंने कुछ काम किया है। ये चीजें होती रहे। अपोजिशन फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन, ये नारा नहीं चलेगा। आपको सोचना होगा। आज डॉक्टर साहब जब ये बात कहते हैं तो आपको मिर्ची लगते हैं किसी को, तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं कि हिंदुस्तान को पाकिस्तान से बात करनी होगी। आज आपके मोदी साहब तमाम दुनिया में जाते हैं अपनी इमेज बनाने के लिए, लेकिन वो तब बनेगी जब उनकी तरफ से कोई अच्छे काम होंगे। उनकी तरफ से अच्छे काम क्या है? कश्मीर के बारे में जो यहाँ हमारे भाई और हमारे नौजवान बेटे मारे जा रहे हैं, इसको बंद करना है। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान इज अ फेल्ड स्टेट, पाकिस्तान इज अ फेल्ड कंट्री, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन उन लोगों को हमें लेना होगा। अगर कश्मीर में आपको खून खराबा बंद करना होगा तो उसके लिए जरूरी है कि हम उनको ऑन बोर्ड ले लें। और जनाब स्पीकर साहब, आप और आपकी जमात हमेशा हमने गो कि आप कहते हैं कि मैं बिल्कुल, लेकिन आप हमारे अंग हैं, आपने हमेशा हमारी रहबरी की। आज भी इन ऑनरेबल मेंबर से कह दीजिए कि ये जो बाहर आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं इससे कुछ नहीं चलेगा। साफ बात करो लोगों को, हमने साफ बात की। आपने क्या, मैं बताऊंगा क्या कह रहे हैं आप। तारगामी साहब यहाँ है, इनको पता है, इन्होंने भी इस हाउस में बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है इनका, कोई इनकार नहीं कर सकता। क्या आप मुझे बताइए सर स्पीकर साहब कि ये क्या बताएंगे लोगों को? इनको कहना चाहिए लोगों को कि जब हमने कोई अच्छा काम स्टेट के लिए करना चाहा, इन्होंने रोड अटकाए। डॉक्टर साहब ने, उमर साहब ने जब भी कोई काम करना चाहा रोड अटकाए, चाहे वो पावर प्रोजेक्ट की बात हो, चाहे वो रोड प्रोजेक्ट की बात हो, चाहे वो इकोनॉमी की बात हो, चाहे वो रास्तों की बात हो, हमेशा इन्होंने रोड अटकाए। आज भी ये कह रहे हैं बीजेपी के ये मेंबर हजरात कि हम काम कर रहे हैं, हम करप्शन नहीं होने देंगे। जानिए करप्शन क्या करप्शन जरा बताइए। ये कांग्रेस के वक्त में भी हम सुन रहे थे, लाल किताब, कौन मरा किसका लहू बहा। आज वो चीजें कहाँ है वो चीजें? आपने ये जो आज हमें दर्ज दे रहे हैं 370 पे, इनको कहिए 370 क्या है? इनको कहिए 370 को मजबूत करने के लिए इन्होंने क्या इनकी पार्टी ने कोई कंट्रीब्यूशन दिया? हमारे तो लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के, हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट मारे गए, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मारे गए, हमारे मिनिस्टर मारे गए, हमारे एमएलए मारे गए, यूसुफ साहब का शहीद किया गया, इसके चाचा को शहीद किया गया। हम जानते हैं कि मरना क्या होता है, गोली क्या होती है, हमारे लोगों को किस तरह इस चीज को फेस किया। लेकिन आप नहीं जानते हैं। आज आप ठेकेदार बने हैं, उनको कह रहे हैं हम हिंदुस्तान के ठेकेदार हैं। अब लाल चौक आपने दिखाया उनको, और सारे जो ये इखवानी हैं उनको जमा करके आप कहते हैं बीजेपी का फौज है। सारे लोग उससे आप इतने बदनाम हुए जम्मू कश्मीर में, आपने कोई कैंडिडेट नहीं उठाया इलेक्शन में। क्यों? क्या आप लोगों को कहेंगे? ये हमें पता है क्यों नहीं उठाया, क्योंकि वो लोग दागदार लोग हैं। वो क्या कहेंगे? आप हमें डराते हो, धमकाते हो डॉक्टर साहब को, उमर साहब को। ये छोड़िए, नजर जिनकी खुदा, इरादे जिनके पक्के हैं, नजर जिनकी खुदा पे हो, तला तो मौज खैर से वो घबराहट नहीं करते। इंशाल्लाह रहमान हम आपका मुकाबला करेंगे। ये मत समझो फिरौन तो रहा, फिरौन ने अपनी बादशाह का दबदबा बहुत हद तक कायम रखा, लेकिन उसको घर खोना पड़ा। इसी तरह आपको भी देखिए, बीजेपी एक बड़ी एक जमात है, कोई शक नहीं है इसमें, तमाम मुल्क में है, कोई शक नहीं है इसमें। लेकिन बीजेपी की क़यादत को वो चीजें तस्लीम करनी चाहिए, उन चीजों को मानना चाहिए जो चीजें इस वक्त जमीन पे है। जो आप मत समझिए, गलतफहमी में मत रहिए। कल को आप तमाम देश आपको रिजेक्ट करेगा। आप कह रहे हैं कि हालात ठीक हैं। ये गिलानी साहब एक दफा कह रहा था, कब्रिस्तान की खामोशी है। क्या कब्रिस्तान की खामोशी है? आप किसी को, हाँ जी ये गुलाम नबी है, इसका चचेरा भाई भी इसको सील करो। क्या कानून बनाया आपने? क्या सिग्नल देते हैं कश्मीरियों को, खासकर मुसलमानों को? क्या सिग्नल है? आपसे बर्दाश्त नहीं होता है। एक स्टेट जो मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, आप उसको बर्दाश्त नहीं करते हैं, फिर आप क्या बर्दाश्त करेंगे? क्या देंगे आप जम्मू कश्मीर लोगों के लिए? क्या तवक्कात है उनको आपसे? क्या तवक्कात है मोदी साहब से? मोदी साहब जब एड्रेस करता था
वो कहता था कि नहीं जी ये फैमिली रूल है, कांग्रेस हो, राहुल जी हो, सोनिया जी हो, डॉक्टर साहब हो, लेकिन हमने उसको दिखाया रूल किसका है, रूल लोगों का है। और लोगों ने वोट दिया है नेशनल कॉन्फ्रेंस को, डॉक्टर फारूक को, उमर अब्दुल्ला साहब को, और उन्हें साबित कर दिया कि यही पार्टी है। आज जो लोग हमें कह रहे हैं कि नहीं जी ये इनने चोरियां की, 87 में इलेक्शन जरा अपने गिरेबान में वोट डालिए, तो बताइए अगर 83 में लोगों ने वोट दिया डॉक्टर साहब तो किसने वो सारे 12 मेंबर किसने ले लिए? 87 में लोगों ने वोट दिया डॉक्टर साहब को, फिर 96 में लोगों ने वोट दिया डॉक्टर साहब को। आप बताएं आप कब आए, आप कब पब्लिक लाइफ में कब थे? आपने कोई काम ही ऐसा नहीं किया लोग आपको वोट देंगे, क्यों देंगे? आपने क्या प्रैक्टिकली क्या किया? आपने कहा नारू साउथ को टकराएगा तो ये हालात ठीक हो जाएंगे, हम दूध की कलें और माछ शहद की कलें यहाँ जम्मू कश्मीर लाएंगे और वो यहाँ के लोगों को देंगे, लेकिन कुछ नहीं किया। मैं ऑनरेबल स्पीकर साहब आपको यकीन दिलाता हूँ हमारी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस और इसे अकाई तमाम जम्मू कश्मीर में सरगर्म अमल है और इंशाअल्लाह रहमान इस दहशतगर्दी का खात्मा करके लोगों के जो तवक्कात हैं हमसे, लोगों के जो जबान में बात कहते थे हंसते थे, लोगों की तवक्कात हैं। आपने देखा आज हर कोई बच्चा हिंदुस्तान का कैसा है कि हाँ जो जमात जिसने यहाँ इलेक्शन जीते हैं ये वाकई रिप्रेजेंटेटिव जमात का है और इंशाल्लाह रहेगा। आज आप पैसे बंद करते हो, आज आप 2 पावर सेंटर बना रहे हो, ये नहीं है। मैं ठीक कहा कि लीडर ने नेशनल लेवल पे कहा यहाँ का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो राजा है, वो राजा की तरह काम नहीं चलेगा। अगर आपने कल कंसर्न दिखाया, मैं अप्रिशिएट करता हूँ बीजेपी के इस मेंबर को, इन्होंने कहा कि ये ब्यूरोक्रेसी राज नहीं होना चाहिए। हम भी कहते हैं ब्यूरोक्रेसी राज नहीं होना चाहिए, लेकिन उनके पुष्ट कौन दबा रहा था, उनके पुष्ट पीछे उनको कौन उछल रहा था? वो चीजें बंद होनी चाहिए। और ऐसे अगर आप इसको रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे, अकाउंटेबल बनाएंगे ब्यूरोक्रेसी को, आप देखिए सरप्राइज उसे बहुत चीजें हमारा मदद होगा। लिहाजा मैं स्पीकर साहब इस एड्रेस का सपोर्ट करते हुए इनसे गुजारिश करूंगा, जहाँ मौका मिला है आपको हाथ जोड़कर मैं कहता हूँ ये छोड़िए अपनी खूब छोड़िए। आपने उमर साहब को कहा है, एक हमारे लीडर ने, मैं उनकी काफी इज्जत करता हूँ, जवान है उमर साहब ने टोपी उतारी, भाई उमर साहब की बढ़ाई है, उसने टोपी दी लोगों को, मैं माफ करिए अगर मेरी गलतियां हुई है। यही तो पॉलिटिशियन में एक वसफ होना चाहिए, ये क्वालिटी पॉलिटिशियन में होनी चाहिए। और उमर साहब को आपको पता है कितने लोगों ने जवाब क्या दिया? उन्होंने उमर साहब को माफी दी, उन्होंने कहा अगर कोई गलती हुई है, लेकिन लोगों ने वोट उन पर दिया, लोगों ने उसे टच किया। आज में आप लोगों को मजाक करते हैं, नहीं उमर साहब ने टोपी उतारी, बस यही नारे बनाकर आप लोगों में जाना चाहते हैं। आपको हमेशा नाकामी मिली, हमारे दुश्मनों को हमने पहले भी इनको साबित कर दिया ये नाकाम है, इनके दिलों में लोगों के लिए कोई बात नहीं है। और आज भी आने वाले वक्त में भी ये मालूम होगा कि ये नाकाम है और इन्होंने लोगों के लिए कुछ नहीं किया। नेशनल कांग्रेस काम करेगी और बीजेपी को साथ नहीं देगी। सुरजीत सिंह सलाहिया जी, हाँ एक मिनट जरा। ऑनरेबल स्पीकर सर, मुझे सागर साहब का नहीं, आप जब तकरीर करेंगे तो तकरीर नहीं करूंगा मैं। 2 पॉइंट ऑफ ऑर्डर है मेरे। मैं बहुत एहतराम करता हूं 2 चीजों पे मुझे इनकी तकरीर में बहुत पीड़ा हुई। एक बात इन्होंने कही कि ऑटोनॉमी का रेजोल्यूशन रिजेक्ट किया। क्या यहां पर बैठे सीएम साहब उस कैबिनेट के पार्ट नहीं थे जब ये ऑटोनॉमी रिजेक्ट हुई? एक बात तो ये किस पे थोप रहे हैं, जरा अपने लीडर से पूछे। दूसरी बात, इन्होंने इखवानीज की हमारी तरफ उंगली उठाई। क्या मैं पूछना चाहूंगा सागर साहब, आपको ये बात याद नहीं है जावेद शाह 2002 में किसका कैंडिडेट था बांडीपुरा से? क्या फारूक साहब ने कुकापरे साहब के साथ ज्वाइंट रैली नहीं की? तो किसको कहना चाहते हैं आप? पहले अपने गिरेबा में देखिए, फिर दूसरे पे उंगली उठाइए। अच्छा, सुरजीत सिंह जी। ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे